हेलो डियर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग कवर कर रहे थे सन 2022 का पेपर। सन 2023 का पेपर हम लोग कवर कर चुके हैं। सन 2022 के पेपर में ये लास्ट क्लास है। हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए। 90 क्वेश्चन टोटल मिला के अगर देखा जाए तो सन 2023 और सन 2022 का पेपर मिलाया जाए तो 119 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब 190 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। 190 में से अगर जिसने ध्यान दिया होगा काफी क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से काफी मेल जोल खाते हुए मिले हैं। तो इसलिए पेपर सॉल्व करते वक्त और पेपर को 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन रहते नहीं, ध्यान से देखिए ताकि जब यही क्वेश्चन बाद में पूछा जाता है सेम पेपर में तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता रहे और इसमें गलती बिल्कुल ना हो। तो हम लोग आज सन 2022 का पेपर वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सन 2021 का पेपर। ओके, तो आज ये सन 2022 का पेपर खत्म हो रहा है और ये स्टार्ट हो गया 91। ओके, लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटायर फ्लीट ऑफ buses in Delhi was converted to the CNG from diesel. In reference to this, which of the following statement is false? जो इंटायर जो बसेस हैं दिल्ली की वो डीजल से किस में चेंज कर दी गई हैं? सीएनजी में। इसके बारे में आप इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। तो पहला क्या पूछा है? सीएनजी बर्न्स मोर इफिशिएंटली दैन डीजल। सीएनजी जो होता है मोर इफिशिएंटली बर्न होता है डीजल के कंपैरिजन में। The same diesel engine is used in CNG buses, making making the cost of conversion low. जो cost होता है उसका low conversion कर देता है, लेकिन same engine यूज होता है। सी क्या बोल रहा है? द चीपर दैन डीजल, ये चीपर होता है डीजल की अपेक्षा। इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेट लाइक डीजल, ये डीजल की तरह एडल्ट्रेट नहीं की तरह काम नहीं करता है। तो इसमें मतलब जल्दी से इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है, ऐसी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? ये जो सीएनजी होती है चीपर होती है। ओके, कॉस्टली नहीं होता, चीपर होता है देन पेट्रोल डीजल। इट बर्न्स मोर efficiently unlike the petrol and diesel. It also cannot be adulterate like the diesel and petrol. The same diesel engine cannot be used in CNG buses for making the cost conversion low. ओके, सेम इंजन नहीं यूज होता है, जैसा कि पिक्चर में भी देख रहा है। कंपैरिजन मैंने अच्छे से पिक्चर में दिखाया है। केसेस स्टडी ऑफ दिल्ली बर्निंग कंप्लीटली फ्यूल लेफ्ट अनबर्न्स। काफी फ्यूल जो होते हैं लेफ्ट हो जाते हैं अनबर्न्स। ये चीपर होता है, ये कॉस्टली होता है। कैन नॉट बी एडल्ट्रेट, इसको एडल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। अर्ली एडल्ट्रेट, इसे की जरूरत जल्दी पड़ती है। 92 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड shows some peculiar feature. Identify the correct set of statement about the springwood. springwood के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है। स्प्रिंगवुड न, जो मैंने इसको क्वेश्चन जो है दो बार सॉल्व कराया है। एक तो सन 2023 के पेपर में, एक तो अभी इसी पेपर में। स्प्रिंगवुड और अर्लीवुड और लेटवुड सैपवुड ऐसे करके ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले जो पहला आंसर क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्लीवुड। इसे क्या बोला जाता है? अर्लीवुड बोला जाता है। तो ये सही है। स्प्रिंगवुड को क्या बोला जाता है? अर्लीवुड बोला जाता है। तो करेक्ट पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट आंसर पूछा। तो अर्लीवुड बोला जाता है स्प्रिंगवुड को। ओके, अर्लीवुड बोला जाता है। ये पिक्चर में देख भी रहेंगे स्प्रिंगवुड, ये रहा अर्लीवुड और ये एटमवुड है। ओके, इसे लेटवुड बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम इलेमेंट विथ नैरो
वेसल्स। जो स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम होता है प्रोड्यूस करता है जाइलम एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स पे जाइलम एलिमेंट जो होता है प्रोड्यूस होता है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। सी क्या बोल रहा है? क्या ये करेक्ट बोल रहा है? ये करेक्ट नहीं है। ओके, सी क्या ऑप्शन में सी क्या बोल रहा है? इट इज अ लाइटर इन कलर। हाँ, ये लाइट कलर की होती है। जो लेटवुड होता है, लेटवुड क्या होता है, सॉरी लेटवुड, अर्लीवुड क्या होता है, ये लाइट कलर की होती है, जिसे स्प्रिंगवुड भी बोला जाता है। इट इज स्प्रिंगवुड along with the atom wood shows alternative concentric ring forming the annual ring। मतलब ये क्या कहता है, एटम वुड और स्प्रिंगवुड दोनों मिलकर क्या बनाता है, जो कंसेंट्रिक रिंग बनाता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके एनुअल रिंग, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी एज। प्लांट की एज क्या होता है, जितनी भी एनुअल रिंग होगी उसको काउंट करने पे क्या पता चल जाता है, प्लांट की एज पता चल जाती है, जो कि कहाँ बनती है, एटमवुड और स्प्रिंगवुड के बीच में बनती है। इट इट इज हैज अ लो डेंसिटी। इसमें क्या पाई जाती है, लो डेंसिटी। तो ये भी आंसर सही है, तो पहला हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है, डी सही है, ई सही है। ये किसमें है, बी, जिसमें जिसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगर स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी बोलते हैं, ये लाइट कलर का होता है, लो डेंसिटी का होता है, जो बेसल्स होता है प्रोड्यूस करता है वाइडर ल्यूमन। ओके, वाइडर ल्यूमन प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मोर वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज द इंस्पायरेशन सरफेस इन स्प्रिंग सीजन। और जो स्प्रिंग एंड एटम वुड होता है अपीयर द अल्टरनेट कंसेंट्रिक फॉर्म करता है, और जिसके कारण ये डार्क कलर का भी लाइट कलर होता है, कौन सा, एटम, सॉरी स्प्रिंग वुड। और जो डार्क कलर का होता है उसे क्या कहते हैं, एटम वुड। दोनों में डिफरेंसेस यही होते हैं। अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें अर्ली और एटम वुड के, तो अर्ली वुड जो होता है, सॉरी, अर्ली वुड को हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं और एटम वुड को हम लेट वुड कहते हैं। और जो स्प्रिंग वुड होता है ये मोर एक्टिव होता है इन स्प्रिंग सीजन। और ये किस कलर का होता है, लाइट कलर का होता है। मतलब स्प्रिंग सीजन में कौन सा वुड मोर एक्टिव होता है, स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड जो होता है मोर एक्टिव होता है। और जो एटम वुड होता है वो लेस एक्टिव होता है विंटर में, और ये डार्क कलर का होता है। विंटर जैसे ही ठंड आती है ये लेस एक्टिव होता है, कौन सा, लेट वुड। और अगर स्प्रिंग वुड की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है मोर अकाउंट ऑफ ज्वेलरी एलिमेंट। बहुत अच्छी मात्रा में ये ज्वेलरी एलिमेंट जो होता है प्रोड्यूस करता है। ओके, लेकिन जो एटम वुड होता है लेस अमाउंट में ये ज्वेलरी एलिमेंट में प्रोड्यूस करता है। ये जो नैरो बेसल्स लिखा था ना, ये नैरो बेसल्स नहीं होता, वाइडर बेसल्स होता है। ओके, यहीं पर थोड़ा सा गलती हुआ था बस। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो स्प्रिंग वुड मोर डेंस होता है और एटम वुड लेस डेंस होता है स्प्रिंग वुड, और जो एटम वुड होता है मोर डेंस होता है। अगर इसके कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ज्वेलरी एलिमेंट विद वाइड वेसल्स। ओके, मैंने बताया ना वाइड वेसल्स के साथ होता है। और जो एटम वुड होता है वो फ्यू ज्वेलरी एलिमेंट पाया जाता है और नैरो वेसल्स। ये जो करेक्टर दिया गया है ना, ये एटम वुड का दिया गया है, एटम वुड का। इसमें नैरो वेसल्स पाए जाते हैं, इसमें वाइडर वेसल्स पाए जाते हैं। और ये कैम्बियम प्रोड्यूस करता है वाइडर अमाउंट में, लेकिन यहाँ पे जो एटम वुड होता है वो फ्यूअर ज्वेलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है विथ नैरो वेसल्स में। अगर स्प्रिंग वुड की बात करें तो नॉट स्ट्रोंगर एज लेट वुड। जितना कि लेट वुड स्ट्रोंग होता है ये उतना नहीं होता, और ये जो एटम वुड होता है स्ट्रोंगर देन अर्ली वुड। तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस थे मैंने बता दिया, आप लोग को इतना आइडिया लग गया होगा। जो मेन फंसाने वाला पार्ट था कि यही था कि जो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम प्रोड्यूस करता बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्वेलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सा वुड, स्प्रिंग वुड, लेकिन ये वाइडर वेसल्स में। और जो एटम सीजन आता है, एटम मतलब एटम वुड होता है वो नैरो फ्यू ज्वेलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है विथ नैरो वेसल्स में। ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी सारी चीज़ें तो डेंसिटी इसकी जो लो होती है, इसकी वाइड होती है, ये डार्क कलर का होता है एटम मॉड्यूल, लाइट कलर का, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ये तो देखकर ही बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आ जाते हैं।
What is the role of large bundle seed cell found around the vascular bundle in C4? C4 प्लांट के बारे में मैंने इसी पेपर में बहुत अच्छे से बताया, बहुत डिटेल में जाकर किसने खोज किया था, कब किया था, और कितने इसके साइकिल होती हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, कितने तरीके की साइकिल में परफॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। आप जाके उसे उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें मैं केवल आंसर बताऊंगी बहुत अच्छे से। ओके, तो इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड का क्या रोल है जो कि पाया जाता है वेस्कुलर बंडल में, कहाँ पे, C4 प्लांट में, जिसे क्रेंच एनाटोमी भी बोलते हैं, क्रेंच प्लांट एनाटोमी भी बोलते हैं, क्रेंच। ओके, तो 93 का ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो? पहला क्या दिया है, टू प्रोड्यूस द साइट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, एक साइट प्रोड्यूस किया जाता है जो कि किसमें हेल्प करता है, फोटो रेस्पिरेशन में। सेकेंड क्या, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, बहुत मात्रा में ये नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो केल्विन साइकिल है वो ऑपरेट हो सके। सी क्या बोल रहा है, द टू एनेबल टू प्लांट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जो प्लांट्स होता है एनेबल होता है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में। डी ऑप्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम द हायर लाइट इंटेंसिटी, ये जो प्रोटेक्ट करता है वेस्कुलर टिश्यू को, कहा किससे, हाईलाइट इंटेंसिटी से। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, सॉरी करेक्ट पूछा था, कौन सा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें बंडल सीथ में, तो ये हो जाएगा बी। बी क्या, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेटिंग द केल्विन साइकिल के ऑपरेटर में। तो ये जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, C4 जो साइकिल होती है वो मीजोफिल सेल्स में होती है और बंडल सीथ में दो में होती है। तो जो मीजोफिल सेल्स में होती है उसमें जो पीईटी फॉर्म होता है और क्लोरोप्लास्ट से पीईटी फॉर्म होकर यहाँ पे CO2 किसमें रिलीज होता है, बंडल सीथ में, रिबलोज बाई फास्फेट फॉर्म करता है, यहाँ पे केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ऑपरेट करता है केल्विन साइकिल, कहाँ पे, बंडल सीथ में ऑपरेट होती है। लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये था इसमें अगर देखा जाए तो लार्ज सेल जो होती हैं वो सराउंडेड होती हैं किसके, वेस्कुलर बंडल के, इन C4 प्लांट्स में, जो कहाँ पर होता है, बंडल सीथ में। और ये सेल्स जो होती हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करती हैं ताकि परफॉर्म हो सके, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ताकि परफॉर्म हो सके कौन सी साइकिल, केल्विन साइकिल। आते हैं 94 क्वेश्चन पे। इसमें मैच द प्लांट्स विथ काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, इट्स एग्जिबिट, कैसी लाइफ साइकिल ये रखते हैं, उसके उसमें मैच करना है। तो पहला क्या है, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में कैसी लाइफ साइकिल पाई जाती है, इसको मैच करना है। तो स्पायरोगायरा जो होती है डोमिनेंट, हैप्लॉयड और फ्री लिविंग होते हैं। स्पायरोगायरा क्या होते हैं, स्पायरोगायरा एक एल्गी होता है, इसमें किस टाइप का जो लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक टाइप की सिंगल लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। हैप्लॉन्टिक और फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक जो होती है वो लाइफ साइकिल इसमें देखने को मिलती है, गैमेटोफिटिक स्टेज देखने को मिलती है, फ्री लिविंग होते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है और डोमिनेंट होते हैं। ये इसका मेन कैरेक्टर है, ये एल्गी होता है, डोमिनेंट, हैप्लॉयड, फ्री लिविंग एंड गैमेटोफिटिक। अगर फर्न की बात करें तो फर्न कैसा होता है, फर्न जो होते हैं एक टेडोफाइट होते हैं, ये डोमिनेंट फेज होते हैं, डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल दिखाती है। इनमें जो लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक होती है, और इसमें गैमीट्स जो होते हैं उसे प्रोथाइलस भी कहते हैं। तो इसका जो मैच होगा प्रोथैलस से ही याद हो जाएगा, इसमें जो गैमेट होते हैं उन्हें प्रोथैलस कहते हैं। ये डोमिनेंट होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होते हैं, अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूसिंग टाइप का इसमें गमेटोफाइट्स पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, प्रोथैलस। ओके, फर्न्स में, फर्न्स क्या होते हैं, एक टेडोफाइटा होता है, टेडोफाइटा का मेंबर है। इसके बाद फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो होता है ब्रायोफाइट्स का मेंबर होता है और ये गैमेटोफिटिक स्टेज शो करता है। ओके, तो इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज देखने को मिलते हैं किसमें, फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया की बात करें तो ये मैच करता है डी से। इसमें कैसे लाइफ साइकिल, डोमिनेंट हैप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट्स इसमें देखने को मिलता है, कैसा गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, लीफी और हैप्लॉयड टाइप के, इसमें डोमिनेंट लीफी गैमेट
लीफी गैमेटोफाइट्स होता है। डोमिनेंट होता है, हेप्लॉइड होता है, लीफी स्ट्रक्चर का, इसका क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। अल्टरनेटिंग विथ पार्शियल डिपेंडेंट मल्टी सेलर स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो होता है, स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है इसमें मल्टी सेलर होती है। साइकस की बात करें तो साइकस कैसा है, जिम्नोस्पर्म है। ये एल्गी है, स्पाइरोगारा। फन जो है टेडोफाइटा है। फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइटा है। और साइकस क्या है, वो जिम्नोस्पर्म है। अगर जिम्नोस्पर्म क्या, एक ही बच्चा है, ये डोमिनेंट होते हैं, हेप्लॉइड टाइप की होते हैं और स्पोरोफिटिक वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं विथ हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये जो साइकस होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं। जो प्लांट्स बॉडी होती हैं वो स्पोरोफिटिक होती हैं और हाईली रिड्यूसिबल इसमें क्या पाया जाता है, गैमेटोफिटिक स्टेज। रिड्यूसिबल, हाईली रिड्यूसिबल मेल फीमेल गैमेटोफिटिक स्टेज देखने को मिलती है। दो में रिड्यूसिबल गैमेटोफिटिक स्टेज देखने को मिलती है। एक तो फर्न में, फन में मतलब टेडोफाइटा में क्या होते हैं, जो गैमेटोफिटिक होते हैं अल्टरनेटिंग रिड्यूसिंग होते हैं, अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूसिंग गैमेटोफिटिक। इसमें हाईली रिड्यूसिंग जो होते हैं गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला का दूसरा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। इसमें भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। 95 में भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। तो पहला क्या बोल रहा है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या जो होता है, ये किसका करेक्टर होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर्स इज इन मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इसमें जो सेंट्रोमियर्स होते हैं मिडिल में आ जाते हैं। मेटा मतलब ही होता है, मेटा मतलब मिडिल, सेंट्रिक मतलब सेंटर में क्रोमोसोम जो आते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं वो मिडिल में आ जाते हैं और फॉर्म करते हैं टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे ये जो सेंट्रोमियर होते हैं मिडिल में आ जाते हैं, टू इक्वल फॉर्म ऑफ जो क्या बनाते हैं, सेंट्रोमियर्स बनाते हैं और ये आर्म बनाते हैं क्रोमोसोम का। ओके। सेकंड क्या है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक, एक सेकंड, ये पेन काम नहीं करती, जाके उससे मिल गई फर्स्ट सेकंड से। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक में कैसा फॉर्म होता है, एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर्स होते हैं सिचुएटेड होते हैं क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट्स, वन इज वेरी लार्ज। जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं उनमें एक तो आर्म बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट होगी और एक बहुत ज्यादा लॉन्ग होगी। इसमें एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा छोटी होगी, दूसरी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ओके, इस टाइप का सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर जो होते हैं क्लोज होते हैं किसमें, एंड पर, एंड से क्लोज होते हैं। एक आर्म्स तो छोटी होती हैं, दूसरी आर्म जो होते हैं बड़े होते हैं। सेकंड क्या है, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा सा मिडिल में होता है और बाकी सेंटर में होते हैं। तो ये किससे फोर्स है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, थोड़ा सा मिडिल से दूर होता है, फॉर्मिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। और ये क्या बनाता है, एक तो आर्म शॉर्ट बनाता है, दूसरा लॉन्ग बनाता है। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं एट द टर्मिनल एंड पर होते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ पे होते हैं, टर्मिनल एंड पे होते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ पे, टर्मिनल एंड पे। तो ये हो गया। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर मिडिल में होते हैं और दोनों आर्म्स जो होते हैं क्रोमोसोम के इक्वल होते हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो क्लोज एंड पर सिचुएटेड होते हैं और टू जो होते हैं आर्म फॉर्म करते हैं। एक बहुत छोटा होता है, एक बहुत बड़ा होता है। सब मेटासेंट्रिक में ये स्लाइटली अवे होते हैं, कहाँ से, सेंटर पार्ट से, और एक आर्म जो होता है शॉर्ट बनाते हैं, दूसरा बड़ा बनाते हैं। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, ये टर्मिनल एंड पे होता है सेंट्रोमियर इसका। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 96, टू स्टेटमेंट दिया गया है। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट्स passes थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चेंज द डस्ट पार्टिकल्स।
ओके, जो स्क्रबर होता है एग्जॉस्ट का फॉर्म किस लिए फॉर्म होता है थर्मल प्लांट में पास, ताकि वो इलेक्ट्रिक वायर लगा होता है ताकि डस्ट पार्टिकल को आराम से पास कर सके, इसलिए इसमें स्क्रबर लगा होता है। सेकंड क्या बोल रहा है, इसे ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है अभी बताइए। सेकंड क्या बोल रहा है, पार्टिकुलेट्स मैटर, पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं जिनकी साइज क्या होती है 2.5 pm कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो इनकी साइज 2.5 pm से भी छोटी होती है वो जो होते हैं स्क्रबर से दूर नहीं करते हैं वो पार्टिकल जो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है बी इनकरेक्ट है, कि ए इनकरेक्ट है बी करेक्ट है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। जो स्क्रबर होता है वो यूज होता है बाय द इंडस्ट्रियल व्हिच प्रोड्यूस SO2। स्क्रबर यूज होता है किसके लिए, SO2 जो इंडस्ट्री में जो SO2 प्रोड्यूस करते हैं, ओके, एज अ बाई प्रोडक्ट। अगर जो लाइम स्टोन प्रेजेंट होता है इन स्लरी स्क्रबर में रिमूव कर देता है SO2 फ्रॉम द एग्जॉस्ट के थ्रू, ये दूर हो जाते हैं, जैसे लाइम हो गया और SO2 जो होते हैं ये जो प्रेजेंट होते हैं स्लरी के रूप में, ये एग्जॉस्ट के थ्रू या स्क्रबर के थ्रू तो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे मैटर पार्टिकल्स होते हैं, वो जो होते हैं स्क्रबर के थ्रू दूर नहीं के जैसे, उनके लिए क्या जरूरत होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की जरूरत होती है। ये जो होते हैं छोटे से छोटे कण को 99% ऑफ मैटर ये रिमूव कर देते हैं, जो कि कितनी साइज का होता है 2.5 pm साइज का भी मैटर होता है उसको भी रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 97, which of the following in or not effective for पैराथायराइड के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसमें नॉट पूछा है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड, इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है, किसका पैराथायराइड का इफेक्ट नहीं है। पैराथायराइड का मतलब वर्क के बारे में पूछ रहा है। पहला क्या है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, ये जो होता है स्टिमुलेट करता है बोन के रीअब्जॉर्प्शन में, तो ये सही है, ये हेल्प करता है बोन रीअब्जॉर्प्शन में। सेकंड क्या बोल रहा है, डिक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये जो है ब्लड के जो कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देता है। तो नहीं नहीं पहला, एक सेकंड, इफेक्ट पूछा है इसका और वो भी नॉट, इसमें कौन सा नहीं है इफेक्ट किसका, पैराथायराइड हार्मोन का। तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, या क्या बोन रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, तो नहीं, तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डिक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड, हाँ ये ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को डिक्रीज करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन का, नहीं ऐसा कुछ भी वर्क नहीं करता ये। ओके, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन किसका, कैल्शियम आयन का फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड से, तो ये भी सही है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इंक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, करेक्ट है। तो मतलब ये किस में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है बोन्स को, नहीं ये बोन के प्रोसेस में या रीअब्जॉर्प्शन में किसी भी तरीके का हेल्प नहीं करता, बल्कि ये कैल्शियम आयन जो है ब्लड में उसके लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, और ये डिक्रीज कर देता है किसका ऑब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज कर देता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है एक तरीके हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन सिक्रीट करता है, ये जो होता है इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को, और इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड्स में, और ग्लूकोकार्टिकॉइड रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन में, बोन के रीअब्जॉर्प्शन में स्टिमुलेट करता है,
और ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल इज अ फंक्शन ऑफ द पैराथायराइड पीटीएम। ओके, ये पीटीएम का वर्क होता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, ना कि पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन। ओके, तो ये हमारा हो गया पैराथायराइड हार्मोन के बारे के इफेक्ट के बारे में। जैसा पिक्चर देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं यही पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। पैराथायराइड जो होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन एक्शन ऑन हो जाता है, जो कि बोन, किडनी और जीआईटी में इफेक्ट करता है, और पैराथायराइड प्रोड्यूस करता है क्या, पीटीएच, और रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन फास्फेट मेटाबॉलिज्म में, इनहिबिट एंड स्टिमुलेट करता है कैल्शियम आयन को। ओके, इनहिबिट और स्टिमुलेट करता है, दोनों ही बातें याद रखिएगा। कैल्शियम आयन को रेगुलेट भी करता है और फास्फेट को भी, और ये कैल्शियम आयन को स्टिमुलेट और रेगुलेट भी करता है। 98 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। पहला क्या बोल रहा है, cyanobacteria are a group of autotrophic organism are classified under the kingdom Monera। kingdom Monera में classified है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होते हैं पूरी तरीके से हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सी ऑप्शन। स्लाइम मोड्स आर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा में क्लासिफाइड होता है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पहला ही है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जो कि क्लासिफाइड किया जाता है किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोटॉपिक, जो बैक्टीरिया है पूरी तरीके से हेट्रोटॉपिक नहीं होता। बैक्टीरिया जो होते हैं कीमोटॉपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, हेट्रोटॉपिक होते हैं, सारे ही तरीके के होते हैं। तो ये हेट्रो एक्सक्लूसिवली हेट्रोटॉपिक नहीं होता। स्लाइम मोड आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, जो स्लाइम मोड होते हैं वो हेटरोटॉपिक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म तो होते हैं स्लाइम मोड्स, लेकिन जो पूरे तरीके से अगर बात किया जाए कि ये किस टाइप के होते हैं स्लाइम मोड, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, ना कि मोनेरा के मेंबर होते हैं। यहाँ पे केवल इतनी गलती हुई है कि ये यहाँ पे प्रोटिस्टा होना चाहिए, मोनेरा नहीं होना चाहिए। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक तो होते हैं, लेकिन ये मोनो किंगडम मोनेरा के मेंबर नहीं होते। किसके होते हैं, प्रोटिस्टा के होते हैं। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें किसी भी तरीके की सेल वॉल होती ही नहीं है। ओके, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं 99, इसमें भी मैच करना लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो पहला ऑप्शन क्या बता, ब्रैंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स के बारे में क्या बता रहा है कि ब्रैंक्यूल्स किससे मैच होगा। ब्रैंक्यूल जो होता है उसमें सीलिएटेड इपिथेलियल लेयर पाई जाती है। इस सीलिएटेड इपिथेलियम मोस्टली प्रेजेंट होती है इनर सरफेस एंड हॉलो ऑर्गन्स में, ऐसे ऑर्गन्स जिसमें जो खोखले ऑर्गन्स में। ओके, उसमें सीलिएटेड इपिथेलियल लाइनिंग पाई, जैसे ब्रैंक्यूल्स हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स हो गई। ये फंक्शन होते हैं पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और म्यूकस स्किन में लेयर पाई जाती है, और ये स्पेसिफिक टाइप का डायरेक्शनल प्रोवाइड करते हैं, और इपिथेलियल लेयर पाई जाती है। किसकी, सीलिएटेड इपिथेलियम इसमें लेयर पाई जाती है। कॉल्यूमनर और क्यूबॉइड, कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल नहीं, इसमें सीलिएटेड इपिथेलियम पाई जाती है। मैं कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल बोलने लगी। ओके, मतलब जो ब्रैंक्यूल्स होते हैं उसमें किस टाइप की इपी किस टाइप की लेयर पाई जाती है, सीलिएटेड इपिथेलियल लेयर पाई जाती है। सीलिएटेड इपिथेलियल लेयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनर लाइन सरफेस बनाती है, और हॉलो ऑर्गन्स में मोस्टली देखने को मिलती है। ये जैसे ब्रैंक्यूल्स हो गए, फैलोपियन ट्यूब्स हो गए। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो मैटर्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, मूवमेंट में। म्यूकस की लेयर इनमें पाई जाती है, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर इपिथेलियम पर। ओके, नेक्स्ट क्या है, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स सॉरी, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल जो होती है ग्लैंडुलर टिश्यू बनाती है। जो गॉबलेट सेल्स होती हैं क्या बनाती है, ग्लैंडुलर सेल बनाती है। ये कुछ जो होते हैं कॉलमनर एंड क्यूबाइडल सेल जो होते हैं गेट स्पेसिफाइड फॉर सिक्रीशन, इन्हीं को
कुछ ऐसी जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल होती हैं उनमें से एक तरीके का स्पेसिफिक जो होता है करेक्टर जो होता है आ जाता है, उन्हीं को जो हेल्प करती हैं सिक्रीशन में, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर सेल। और ये किस में पाए जाते हैं, ग्लोबुलर सेल में। इसके बाद टेंडन, टेंडन किस टाइप का टिश्यू, टेंडन में किस टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं, ये पूछा गया। टेंडन में किस टाइप के टिश्यू देखने को मिलता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और ये हेल्प करता है स्केलेटन मसल्स को बोन से कनेक्ट करने में। ओके, इस मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करता है उसे टेंडन बोलते हैं। इसमें किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद एडिपोज, एडिपोज में लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। एडिपोज एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं और ये मेनली बीनीथ कहाँ पाए जाते हैं, बीनीथ द स्किन। और ये द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट, ये फैट के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में पिक्चर में देख लेते हैं। ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोलेजन फाइबर जो होते हैं बहुत स्कैटरिंग टाइप का पाया जाता है, इलास्टिक फाइबर देखने को मिलता है। अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये फाइब्रस, इसमें न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। ये कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है, ये कॉन्ड्रक्थिस सरफेस है, कॉन्ड्रोसाइट से देखने को मिलते हैं। ये ब्लड टिश्यू है। तो ये आपका यहाँ पे आपके पाई जाती है क्या, टेंडन पाई जाती है, जो कि क्या जोड़ने में हेल्प करती है मसल्स को बोन में। और एडिपो टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, वो फैट स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। ओके, तो कल हम लोग मिलेंगे अपने आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसमें एक क्वेश्चन रह गया, उसमें था शायद मैंने ऐड नहीं किया। उसमें ये था कि जो मदर होते हैं और फादर होते हैं, उसमें अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो उसमें कितना आएगा, तो 50-50 आता है। ओके, जो मदर्स होती हैं उस वो भी कलर ब्लाइंडनेस है और फादर जो वो भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो प्रोजनी जो होते हैं ऑल जो होते हैं कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे अपने न्यू पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये हमारा सन 2022 का पेपर कंप्लीट होता है।